भाई मैं रोहित अग्रवाल आपसे बात शुरू करूंगा पहले, क्योंकि आरएलडी पुराने समय से हरित प्रदेश की लड़ाई लड़ती रही, कुछ ना कुछ कार्यक्रम उसको लेकर करती थी। हालांकि उसने भी अब कुछ लंबे समय से थकार के छोड़ दिया था, बोले भाई ठीक है जितना लेटर पैड वगैरह छप गए वो रख लो, अब बाकी ज़्यादा कुछ रखा नहीं लड़ने में इसमें। फिर अचानक से ये मुद्दा एकदम इतना गर्मा गया, सबने तलवारें निकाल ली म्यांग से। क्या बोले जी बनना चाहिए, बोले जी पाकिस्तान बन जाएगा। मैं इतनी अचानक हुई इस गतिविधि के पीछे का मंतव्य नहीं समझ पा रहा रोहित जी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर संजीव बालियान जी ने कोई काम किया नहीं है, और संजीव बालियान जी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनको पता है, नफ्स पता है कि वहां के हर व्यक्ति की डिमांड है पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने। उनको नफ्स पता है, इसलिए उन्होंने नक्श टटोलने की कोशिश की। अब असलियत यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अगर कोई बयान देता है उसके बाद वो ये कहता है मेरा निजी बयान है, तो इससे ज्यादा कमजोर सरकार आपने देश में देखी है क्या? केंद्रीय राज्य मंत्री अगर अपनी सरकार से ये नहीं कह पा रहा है कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, यहाँ की जनता की हक की बात है और इसके अंदर यहाँ पे लागू करवाओ, इसके ऊपर आपको जो करना है वो करिए, आप योजना बनाइए, आप इसके विधानसभा के अंदर चर्चा करवाइए, आप को जो करना है वो करिए, परंतु ये यहाँ की डिमांड है, यहाँ की मांग है और इसको मजबूती से क्या उनको नहीं रखना चाहिए था? इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कठपुतलियों की पार्टी है, जहां पे ना उनके पास खुद की आवाज है, ना उनके पास खुद की मांग है, और सिर्फ चुनाव देखते हुए 2024 का चुनाव देखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की नब्ज को दबा दिया टक। जी ठीक ठीक है रोहित बाबू, रोहित जी ने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक ये बालियान ने क्यों कहा, चलो छोड़ो निजी में कहा या किस हैसियत में कहा बोले तो, लेकिन बालियान के खिलाफ मोर्चा संगीत सोम क्यों खोले, ये और पेचीदा सवाल। मैं समझूंगा, एक संजय सिंह से लूंगा इसका उत्तर, ठीक है ना, ये मसला है। और उनके साथ में कौन खड़े हुए बालियान के? इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था इमरान मसूद ने बोटी बोटी कर दूंगा, बोटी बोटी, क्या वो बोटी वाले खड़े हुए बालियान के पक्ष में, और दूसरे बवाले आजम शफीकुर रहमान बर्क साहब खड़े हुए, बोले हाँ जी बात तो ठीक कह रहे हैं, संजीव बनाना चाहिए सूबा। संजय सिंह जी बात समझ में नहीं आई, पश्चिम वाले कह रहे में बालियान ने एक बात कही, हालांकि वहां आपकी पार्टी में विभाजन है बुरी तरीके से, और पूरब में मोर्चा खोला ओम प्रकाश राजभर ने। लोकसभा चुनाव जब 100-125 दिन दूर रह गया वो कुल, तब उस वक्त ही मतलब छोटे मोटे मसले तो उठते रहते, लेकिन कोई जिला बनाना, कोई तहसील बनाना, किसी गांव का नाम बदलना, कहीं रेलवे स्टेशन का नाम बदलना, किसी बाजार का नाम बदलना, सूबा बांटना छोटा काम तो है नहीं। केक और सूबे में तो अंतर है, केक तो कहीं भी काटा जा सकता, कभी भी काटा जा सकता, सूबा तो ऐसे न कट सकता, बढ़ सकता। इस वक्त ये मांग की जरूरत कहां से आन पड़ी संजय जी? और क्या अगर मंत्री ने कहा है तो पार्टी का इसके पीछे कोई मत है, कोई डिस्कशन हुआ? संजय सिंह जी। हेलो जी सर, आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज, हेलो भाई आपकी आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न ये है, अचानक से जब 100-125 दिन लोकसभा का चुनाव दूर है, जनता नई सरकार चुनेगी 100-125 दिन के भीतर, तब उस वक्त उत्तर प्रदेश बांट दो, उत्तर प्रदेश काट दो, इसका नारा क्यों बुलंद हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पूछ रहा हूं। देखिए सर, ये अपने अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का समय आया हुआ लगता है। नीतीश जी कहते हैं कि जिसकी आबादी ज्यादा वही ज्यादा सर मान्य होगा, तो फिर इस पर जवाब दिया गया कि ऐसे में तो हिंदू को ही सब कुछ मिलना चाहिए, उसका अधिकार ज्यादा संसाधनों पे। अब सवाल ये उठता है कि जब तुम बंटवारा करने की बात करते हो तो हर कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहा है। अब सांसद जी का अपना ये सत्ता विचार होगा, स्वयं का विचार होगा, ये पार्टी का विचार नहीं है। पार्टी का विचार होता तो मैनिफेस्टो में आता, ये उनका एक स्वयं का विचार था। स्वयं के विचार में किसी ने फिर पूर्वांचल की बात कर दी, तो उसी में किसी ने फिर हिंदू मुस्लिम की बात कर दी। भारतीय जनता पार्टी जब विचार बनाती है तो उसको अपने मैनिफेस्टो में डालती है, और जब मैनिफेस्टो में डालती है तो उसको करती है। जैसे उत्तराखंड का बंटवारा, छत्तीसगढ़ का बंटवारा, झारखंड का बंटवारा,
भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में डाला तो उसे किया, तो और उसमें कहीं को रोक टोक नहीं है जी। ठीक, अब आप ये कह रहे हो कि जाति जनगणना हो गया जी, जिसकी जितनी ज्यादा आबादी उसका उतना ज्यादा मूल्य वो जी। ज्यादा ठीक उसका है इस्तेमाल करें। भैया, एक मिनट रुक जाओ संजय सिंह, अभी कोई रुको। जवाब ठीक नहीं है मिला, बाकी, हाँ हिंदू ठीक है, के बाकी सारे को भी बहस में ले आए। हिंदू को अभी देखो एक मिनट रुको भाई, अरे रुको, हिंदू तक नहीं जाओ, अभी रुक जाओ। संजय सिंह ने जो बात कही उसमें मुझे अभी ताज़ा एक घटनाक्रम याद आ गया, उसको भी बीच बहस में ले आऊँ तब मामला थोड़ा ठीक बनेगा कि ये निजी बयान और निजी भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश रखो चुनाव तक, संजय भैया, है ना? नहीं तो ये भावनाएं इतनी बाढ़ का रूप ले लेंगी कि समेटते नहीं चुकेगा। क्या ये निजी भावनाएं हैं, निजी है कि सार्वजनिक मत है कि निजी मत है, ये टीवी और अखबार के लिए चल सकता है सफाई। गांव देहात का आदमी तो नेता के मुंह से जो बोला गया उसी को मानता है कि भाई नेता ने कहा, बात खत्म हो गई। वो नहीं मानता कि इसके दो कैपेसिटी हैं। आज आपने चूंकि जनगणना को आप ले आए तो हम एक जानकारी ये दे दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पिछड़ों के बड़े नेता भाजपा में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं निजी तौर पर चाहता हूं जातिगत जनगणना हो। लो, एक मुश्किल हो, पार्टी कुछ कह रही वो कुछ कह रहे। मोदी जी ने कहा हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही, मौर्य जी कह रहे ना हम भी चाहते हैं कि हो जाना चाहिए गणना, तो फिर मामला कैड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा कहीं स्पीड गवर्नर तो लगा के रखना पड़ेगा। जैसे बस में होता है कि भाई 35 से आगे 45 की स्पीड से ज़्यादा नहीं भागेगी, चाहे कितना एक्सीलेटर दबाओ, स्पीड गवर्नर लगा देते हैं। ऐसे नेताओं में भी स्पीड गवर्नर लगाना होगा, नहीं दिक्कत आएगी। केपी त्रिपाठी जी, ये इस वक्त क्या ज़रूरत आन पड़ी उत्तर प्रदेश के विभाजन की, और जो आपके यहाँ आने वाले हैं 2 दिन बाद, मसूद साहब, उनने आने से पहले कही दिया है कि हाँ मैं समर्थन करता हूं बालियान जी की बात का कि नया प्रदेश बनना चाहिए। अमिताभ जी जो आने वाले हैं तो आ जाने से बाद उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा, अरे वो आए मानो आशीर्वाद ले गए, अब कोई बचा है? आशीर्वाद ले गए दीदी का, अब क्या बचा है? जी ठीक है अमिताभ जी, आपका इंतजार राजनीति में अंतिम समय तक चलता है, लेकिन अभी जो आपने 24 के चुनाव की बात कही और कहा कि ये निजी विचारों की तो बाढ़ आ रही, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अंतर विरोधों में घिर चुकी है। दरअसल चुनाव में जाने से पहले इनके पास कोई चुनावी मुद्दा है नहीं जिसके सहारे ये जनता से वोट मांगने की अपील कर सके, क्योंकि जितने भी जीवन के बुनियादी मुद्दे हैं सभी पर यह सफल हो चुके हैं। और हवाई मुद्दे भी, वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए, यूसीसी के लिए लेकर आए, उसके बाद लगा कि इन सब पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इस समय बौखलाई हुई भाजपा और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों से खुद ही घिर चुकी है, इसलिए उसके नेता अलग अलग जुमले दे रहे हैं। अब आज बड़ा अच्छा, आप जैसे सुधी पत्रकार ही इन बातों को पकड़ सकते हैं कि एक तरफ बालियान साहब को चाहिए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सोम साहब को नहीं चाहिए है, केशव मौर्य को जातीय जनगणना चाहिए है। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी चौराहे पर आई हुई वो मटकी हो गई जो फूटने वाली है, और 2024 किसी तरह से समझ जाए ऐसी शाखाओं की कोशिश सफल होगी अब ये नहीं दिख रही है, देखना और विपक्ष मजबूती से मटकी है कि कलसा है ये तो देखना पड़ेगा। अब चुनाव में पता लगेगा मटकी है कि कलसा है। कलसा होता है धातु का होता है, मटकी ये तो देखना पड़ेगा। उमेश यादव जी, क्या स्थिति है भैया? अच्छा, मतलब कहीं कुछ ढोल बजे उस पर सबसे पहले राजभर जी थिरकते दिखाई देते हैं। अब मामला आया यहाँ सुभारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, बालियान बोले, उनने तुरंत पकड़ा, बोले हाँ पूर्वांचल में बनाओ, क्योंकि मुझे लग रहा उनको तो ये इसलिए भी सूट करेगा क्योंकि वो एक बार कह चुके कि भाई 5 सीएम बनने चाहिए 5 साल में, तो वो फार्मूला नहीं चला तो बोले 5 हिस्से कर दो यूपी के, तब भी 5 सीएम एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पहले भी बयानों में कहते रहे, और हमारी पार्टी का ये मानना है कि जब राज्य छोटे होते हैं तो विकास ज्यादा हो पाता है। बहुत बड़े राज्य की व्यवस्था में
हो सकता है कि उतनी पकड़ ना रहती हो, लेकिन अगर छोटे राज्य होते हैं और अलग अलग तरीके से, देखिए उत्तर प्रदेश इस हिंदुस्तान का 1/6 आबादी वाला प्रदेश है और विविधताएं हैं। पूरब में अलग तरह की रिवायतें हैं, पश्चिम में अलग तरह की हैं, मध्यांचल में अलग तरह की हैं, यदि इस तरह अवध में अलग तरह की है। अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो अपनी अपनी रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं को निभाते हुए, वहां की क्षेत्रीय चीजों को समझते हुए वहां के नेता उसको ठीक से चला पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और इतने बड़े प्रदेश में बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी सभी की अपनी अपनी। अगर बालियान साहब की समझ गया कि भाई एक टेम्पू नहीं बस लगा दो सब बैठ लेंगे, मैं समझ गया। मूल बात ये है, बाकी विकास तो अभी हम देखेंगे ही। खैर, कर्नल साहब हमारे साथ हैं, सुधीर कुमार जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चा को चला रहे हैं। लेकिन एक बात, जो बात उमेश जी कह रहे हैं उस पर मैं उनकी बात से थोड़ा सा असहमति इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैंने बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का विभाजन देखा बहुत करीब से। उसकी पूरी प्रक्रिया को एक पत्रकार के नाते बहुत करीब से देखा वाजपेयी जी के समय में। तब भी यही तर्क दिया गया था कि भाई बड़ी व्यवस्थाएं चल नहीं पाती हैं, छोटी होंगी और अच्छा होगा, बिल्कुल लंदन, पेरिस, हांगकांग हो जाएगा। क्या कुछ नहीं हुआ। ना झारखंड में कहीं स्वर्ग उतरा, उत्तराखंड तो बदहाल है ही, और ना छत्तीसगढ़ में उतरा। क्या इतना हो गया कि ज्यादा विधायक एडजस्ट हो गए, ज्यादा ग्राम प्रधान एडजस्ट हो गए, ज्यादा नेता एडजस्ट हो गए, माल पानी की व्यवस्था हो गई, अब ना खेलो खाओ। इतने हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो वैसी इच्छा हो कि भाई एक मुख्यमंत्री क्यों रहे, 4-5 और एडजस्ट हो जाए तो अलग बात है। कर्नल साहब, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, ये मामला पिछले 24 घंटे से एकदम क्यों तूल पकड़ गया? इसके पीछे कोई आपको राजनीति दिख रही है? अचानक से बालियान जी प्रकट होते। बालियान जी आज तो पब्लिक में गए नहीं, वो उस इलाके से चुन के आए। वो इस बात को शुरू से रख सकते थे, कभी रख सकते थे। अचानक से ये मुद्दा, ऐसा भी नहीं कि अभी वहां कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो बड़ा इसको लेके कि भाई पृथक राज्य बने, ऐसे में कोई नहीं हुआ। रामपुर तिराहा कांड तो होने गया क्या कि जिसके चलते बोलना पड़ा हो। अचानक से ये क्यों? देखिए अमिताभ जी, मैं कल भी डिबेट आज तक पे देखा और आज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे सहयोगी आज शो में हैं, हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दे के रूप में बना रहे हैं कि बालियान जी ने क्या कहा और सग्गी सोम जी ने उसका विरोध किया और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वर्क साहब क्या कह रहे हैं। हम बात इस पे होनी चाहिए कि वास्तव में राज्य क्यों बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश का बंटवारा क्यों होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी संजय सिंह जी बोल रहे थे कि भाई ये पार्टी के मैनिफेस्टो में आना चाहिए, आएगा तभी बोलेंगे। हम ये बताना चाहेंगे कि भुवनेश्वर की जो राष्ट्रीय असेंबली मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब ये निर्णय लिया गया था कि छोटे राज्य पार्टी बनाएगी और उनसे विकास होता है। ये तो बुनियादी पॉलिसी है बीजेपी की, हालांकि हम कोई बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी बात, 2014 के चुनाव से पहले बुंदेलखंड बनाने की बात रिकॉर्ड के है, वीडियोस हैं जिसमें उमा भारती जी के और राजनाथ सिंह जी के वीडियोस हैं कि बुंदेलखंड 3 साल के अंदर हम बनाएंगे। अब उसके बाद उमा जी के लिए राजनीति के दरवाजे बंद कर दिए तो काय को बुंदेलखंड बनाएंगी? नहीं, वो अपने घर गई। चलिए, उमा भारती जी चली गई, लेकिन राजनाथ सिंह जी तो हैं और पार्टी की नेता तो हैं वहां पे। वो कहाँ, वो तो सब हैं आज की डेट में। अब बात इस चीज की नहीं है कि पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। जो राज्य बनते हैं उनके कुछ बुनियादी पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है कि जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं उसकी, प्रदेश की, उसके बाद में प्रशासनिक, पॉपुलेशन, आर्थिक और जो बाकी उसके अंदर विसंगतियां हैं। तो आप अगर उत्तर प्रदेश को बुनियादी रूप से देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से 1956 में जब फैज कमीशन बना था, तब से लेके आज तक बार बार ये मांग उठती रही है और उत्तराखंड जो बना था वो एक इसी मांग का हिस्सा था। अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी इस चीज़ को चाहता है? चारों हिस्सों की मैं बात करना चाहूँगा अमिताभ जी। आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश, जिसकी बात हमारे संजीव बालियान जी ने कही, और इससे पहले चौधरी अजीत सिंह हरित प्रदेश के नाम से उठाते रहे थे इसको। हमारा संगठन पिछले 10 सालों से इस मुद्दे को जनता के बीच काम करता रहा है। हम लोगों ने यात्राएं भी की इसके लिए, सहारनपुर से लेके इधर तक।
अब आप इसको आर्थिक पैरामीटर्स पे ले ठीक है, आइए। पैरामीटर्स पर अब फिर किसी जी। दिन अलग से बहस रखेंगे। अभी अभी पैरामीटर्स तक राजनीति के पास इतना समय ही नहीं चौधरी साहब कि पैरामीटर पे जाए। जी। जान लीजिए, क्या राजनीति मैगी टाइप की चीज होती है क्या? गर्म पानी में डाली, हिलाई और खा ली क्या? लेकिन इसलिए समझ लीजिए, हमको मालूम जब राज्य बनता है तो भी मालूम है कि क्या होता है। ये सब क्या कमीशन ने कहा, क्या किताब में लिखा, ये अलग चीज है। राजनीति चलती व्यवहारिकता पर, ये समझना होगा। अजीत सिंह जी का उल्लेख आया, हरित प्रदेश की बात हुई थी। सुधीर जी ने कहा अजीत सिंह 2-3 बार केंद्र में महत्वपूर्ण रहे स्ट्रेटेजिकल पोजीशन के कारण अपनी, ठीक। एक बार तो मनमोहन नरसिंह राव की सरकार बचाई थी उन्होंने, ठीक, महत्वपूर्ण रहे। तब और काम उन्होंने सेटल किए, तब हरित प्रदेश बना देते, चाहे कोई प्रदेश बना देते, क्या दिक्कत थी? नहीं ना, हरित प्रदेश का भी अपना लेटर हेड चलता रहा, लेकिन जब वो पावर में रहे, जब वो कर सकते थे, तो हुआ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कौन क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए, व्यवहारिकता को देखिए, मूल प्रश्न वहीं से हल होगा। ये सब लोग जान लो भैया। संजय जी, आपको नहीं लगता कि आपकी जो बात सुधीर जी ने कही वो भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रिंसिपल सिद्धांत रूप से इस बात को लेकर वचनबद्ध है कि राज्य छोटे होने चाहिए, उनसे प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होती। हालांकि होती है कि नहीं होती, ये आज भी डिबेटेबल विषय है क्या? क्योंकि छोटे राज्यों में भी लॉलेसनेस है और बहुत सारी समस्याएं हैं क्या? उत्तराखंड उसका एक बस उदाहरण है सामने। जब उत्तर प्रदेश में था तब भी थोड़ी बहुत व्यवस्था वहां ठीक थी। अब तो वहां सिवाय विधायकों के गड़बड़ के इसकी सरकार गिरा और उसकी सरकार बना और मुख्यमंत्री को दबाव में लो, इसके अलावा कोई काम तो हो नहीं रहा। तो वो विषय अलग है। लेकिन मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बालियान कह रहे कि प्रदेश बनना चाहिए, संगीत सोम कह रहे हैं, जो भाजपा के वैचारिक तौर पर बालियान से बड़ा चेहरा है एक तरह से, वो कह रहे हैं कि ना, कभी नहीं बनना चाहिए, अगर बना तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। ये मिनी पाकिस्तान का क्या फंडा है संजय जी? जी, कुछ आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र होता है तो उसी को मिनी पाकिस्तान का एक अंदाजा दिया गया। मिनी पाकिस्तान एक उपनाम है जहां उग्रवाद ज्यादा हो, जहां आतंकवाद की आने की संभावनाएं हो, जहां पर इस तरह के लूट हत्या इस तरह के मामला हो, तो उसको एक मुहावरे के तौर पर आजकल मिनी पाकिस्तान कहा गया है। क्योंकि विश्व में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का, हर तरह के बम बारूद और हथियार का एक जन्मदाता है। अब रही बात छोटे राज्य बड़े राज्यों की, देखिए एक बात स्पष्ट है संजय जी, एक मिनट, तो क्या वहां आतंकवाद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, आतंकवाद नहीं है। हाँ। आतंकवाद का मूल सोर्स होता है हत्याएं, लूट, वारदात, क्या कहते हैं, कब्जा कर लेना जमीन को। आतंकवाद सब मतलब यही नहीं होता कि हम आतंक फैला रहे हैं। आतंक फैलाने के कई तरीके होते हैं। जमीन को हथियाना भी आतंक की प्रवृत्ति कहलाता है। बम पिस्तौल बारूद के दम पर कहीं पर उगाही करना भी आतंकवादी प्रवृत्ति आता है। देश विरोधी जिहाद करवाने की प्रवृत्ति को बढ़ाने को भी आतंकवाद के श्रेणी में लाते हैं। आतंकवाद मतलब होता है आतंक को फैलाना। इसको हमेशा कश्मीर और पाकिस्तान से सिर्फ जोड़ के नहीं देखना। ये है उसका, ये एक उसके अंदर तरीका है जिस हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर लूट हत्याएं और ये सब चल रही थी, और जैसे इसको योगी जी ने कंट्रोल किया, इसको योगी जी ने जिस तरीके से सही रास्ते पे लाने की कोशिश किया, उसी को लेकर सोम साहब ने ये बात कही कि अगर ऐसा स्थिति हो गया तो हमें लगता है कि फिर इसकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी, इसीलिए ऐसा कहा गया। ठीक संजय जी, लेकिन जहां तक रही, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले यही सोच था कि छोटे राज्य होंगे तो विकास होंगे और उससे चौमुखी विकास हर तरफ से होंगे। लेकिन एक सत्य और आ गया कि अगर छोटे राज्य होंगे तो वहां हमेशा धन का अभाव होगा। तो धन का लोभ लोलुप्त जो भी धन दिखाएगा, हमारे विधायक, हमारे सांसद या हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो उसकी ओर छूटेंगे। ये भी एक अनुभव मिला होगा। ठीक बात संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट तत्काल, भाई रुको संजय जी, अब रुक जाओ।
हम तो ये रोहित अग्रवाल के पास चलेंगे। उनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी स्टेक होल्डर है पुरानी। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई 10 साल की केंद्र के शासन और 6 साल के उत्तर प्रदेश के शासन भाजपा के बाद वहाँ अगर मिनी पाकिस्तान के कुछ जीवाणु कीटाणु होंगे भी, कैराना, संभल या कहीं अमरोहा जहाँ भी हो, मुजफ्फरनगर, उनको सबको लठिया दुरुस्त कर दिया होगा ठोक पीट के। नहीं, पहले कैराना बवाल रहता था, लोग डरते थे। कई कप्तानों ने भी मुझे बताया जो वहां पोस्टेड थे पुराने समय के कि भाई जब ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां कोई डर के मारे पुलिस नहीं जाती, पुलिस भी डरती है वहां। लेकिन चूंकि 6 साल बीत गए तो मुझे लगा मामला ठीक हो गया होगा। अब संगीत सोम करेंगे नहीं, जरा सी ढील दी तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। लग रहा कि जैसे मिनी पाकिस्तान देहरी बैठा हो क्या, जरा खिड़की खुली और पाकिस्तान अंदर। रोहित अग्रवाल, क्या मसला है भाई ये मिनी पाकिस्तान का? देखिए, ऐसा है जिसकी राजनीति ही धर्म के आधार पे आधारित हो, जिसकी राजनीति ही धर्म से चलती हो, मुद्दों को भटका के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का डर दिखा के चलती हो, वो तो इस तरीके की बात नहीं करेगा तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अरे जो खुद की चुनाव नहीं जीत पाया, अब वो अगर संजीव बालियान से बड़ा नेता हो गया भारतीय जनता पार्टी का, तो आप कुछ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या वैचारिक स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो स्थिति ये है कि जो नफरत की बात करेगा उस नेता को प्रमोट किया जाएगा, उस नेता को मंत्री बनाया जाएगा, उस नेता को लोकसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा, उसी नेता को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ तो नफरत के नंबर मिलते हैं, यहाँ पे और किसी चीज के नंबर थोड़ी ना मिलते हैं। यहाँ पे भाईचारा की बात करने वाले को तो बाहर कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और मुझे तो शर्म आ रही है ये समझते हुए कि आज हमारे देश में इतनी कमजोर सरकार है। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाते कैसे? कुछ पता है ना, कुछ पता है? यहाँ पाकिस्तान ढूंढ रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ढूंढ रहे हो। चुप रहो, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ढूंढ रहे हो। पता नहीं किस तरीके की मानसिकता के व्यक्ति हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें हिंदुस्तान में पाकिस्तान ढूंढते हुए? अरे किस तरीके की तुच्छ सोच है तुम्हारी, और तुम्हारी पार्टी की किस तरीके की सोच है कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान सोच रहे हो तुम? तुम्हें अकल है? तुम्हें अकल है? तुम्हें अकल है जरा सी भी? तमीज है तुम्हें? तमीज है? शब्दों की मर्यादा तुम मुझे समझाओगे? तुम मुझे समझाओगे शब्दों की मर्यादा? जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान ढूंढेगा वो मुझे मर्यादा सिखाएगा शब्दों की। आप चैनल को कोठे पे चढ़ने के बाद चरित्र की बात नहीं करते, कोठे पे चढ़ने के बाद चरित्र की बात नहीं करते। तुम मुझे सिखाओगे शब्दों की मर्यादा? तुम मुझे सिखाओगे शब्दों की मर्यादा? जिसको तमीज नहीं है, जिसको तमीज नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद ढूंढ रहे हो तुम, आतंकवाद ढूंढ रहे हो हिंदुस्तान के अंदर। खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तुमको आतंकवाद दिखाई पड़ रहा है। अरे लूट हत्याएं कर रहे हैं केंद्र में तुम्हारी सरकार है, क्या कर रहे हो? 9 सालों से क्या कर रहे हो? तुम्हारी केंद्र में सरकार है, लूट और हत्याएं होती है। ठीक, दोनों में तुम रोकूंगा, रोहित अग्रवाल और संजय सिंह दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। केपी त्रिपाठी, ये बात केवल संगीत सोम ने नहीं कही, ये बात उत्तर प्रदेश के मंत्री, एनडीए के सदस्य, एनडीए में शामिल एक दल के मुखिया, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी कहा कि हाँ भाई, अगर वहाँ राज्य बना देंगे पश्चिम में तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और वहाँ पाकिस्तान बन जाएगा दूसरा। ये पाकिस्तान की क्या थ्योरी है? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ 2 ही 3 शब्दों पर है। आपसे बेहतर कौन इस बात समझेगा और जानेगा, क्योंकि भाषा के अच्छे जानकार हैं। एक शब्द उनका चहेता है पाकिस्तान। अगर जो पाकिस्तान शब्द उनको मिल जाए कहीं भी राजनीति, तो उन्हें लगता है बैतरणी पार। उनके लिए तो वो गाय की पूंछ है जिसको पकड़ के वो पार कर जाएंगे। दूसरा शब्द उनको मिल जाए हिंदू मुसलमान, उस पर उनकी पूरी राजनीति चल जाएगी। अभी देखा जिस तरह से संजय जी भड़क रहे थे पाकिस्तान शब्द पे, तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान लाना चाहते हैं और उसके बाद भी हम तुम्हारी वाहवाही करें, तारीफ करें? अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी तुच्छ सोच पर। लेकिन ये बात पूर्वांचल के लिए क्यों नहीं कही जा रही? ये बात पश्चिम के लिए क्यों भाई त्रिपाठी जी, पूर्वांचल के लिए क्यों नहीं कही जा रही कि पाकिस्तान बन जाएगा? नहीं, अब यही तो इनकी राजनीति है अमिताभ जी। अगर जो पश्चिम पाकिस्तान बन जाएगा और पूरब क्या बन जाएगा, इनसे पूछा जाए। हम तो कह रहे हैं ये भारत है, ये इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत इंडिया हिंदुस्तान ही रहेगा।
हमारे नेता ने कहा मोहब्बत के नाम और यही रहेंगे, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए लेकिन ठीक कि इस तरह की राजनीति से क्या 24 की बैतरणी पार करेंगे? अरे महंगाई का जरा हाल देखिए, बेरोजगारी ठीक है, ठीक है, संजय सिंह जैसे लोग दौड़ाए जाएंगे, ठीक, एक संजय सिंह जाएंगे डंडा लेके। भैया रुक जाओ, त्रिपाठी जी रुक जाओ। देखो मैं सबसे कहूं, सारे पार्टियों को और नेताओं को विशेष रूप से, ये ज्योतिष के हिसाब से समय खराब चल रहा है, सोच समझ के बोलो, नहीं फंस जाओगे। रोहित अग्रवाल की पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, त्रिपाठी जी की भी और संजय सिंह की पार्टी के लिए भी, ओम प्रकाश भाई इससे आजाद है, वो कुछ भी बोले, उनका ज्योतिष कुछ नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूं, राहुल जी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, उसको उतनी हिस्सेदारी, यह ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट किया। ठीक, मैं होता कांग्रेस में तो उनसे कहता कि ये डिलीट कर दो, ये ठीक नहीं, आप मत बोलो, केबी त्रिपाठी से बुलवाओ। क्या पूछो क्यों? मान लीजिए कोई ऐसा आ जाए सिरफिरा जो राहुल जी से ये पूछे, कश्मीरी ब्राह्मण, पारसी या ईसाई, 3 से रिश्ता जुड़ता है राहुल जी का। ठीक, कश्मीरी ब्राह्मण, उनके दादी का पक्ष, क्या ईसाई माता का पक्ष, और पारसी बाबा का पक्ष, 3 से जुड़ता है ना। अब तीनों की कितनी आबादी है भारत में, तो उनको तो सारे पदों से वैसे ही दावा खत्म कर लेना चाहिए, नहीं त्रिपाठी जी, है ना बात? सच्ची बताओ, है ना भाई? उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक। ठीक, गिनती गिनेंगे हम तो, सिर गिनेंगे, तो जब सिर गिनेंगे भैया तो पारसी तो है ही नहीं, क्या क्रिश्चियन भी नॉमिनल है, कश्मीरी ब्राह्मण भी नॉमिनल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा मत बोलो। मान लो कांग्रेस में 4 लोग ये कहने लगे कि भैया अब आप हटो, फिर जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ही आगे लाया जाए। मामला बड़ा टेढ़ा है, इसलिए मैंने निवेदन किया। सुधीर जी, एक मैं फिर अपनी बहस पर चलता हूं। मेरा मसला ये बात जो आई कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा अगर पश्चिम को स्वतंत्र राज्य बना दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पश्चिम में लंबे समय तक खराब रही, और इसमें भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वहां अपराध का एक धार्मिक रंग था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं उतना भी गोल गोल नहीं कहता कि कहूं अपराध की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं, सब बातें, ये सब किताबी बातें हैं। ठीक, 2013 का दंगा मैंने देखा मुजफ्फरनगर का। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान का फंडा क्या है और ये शब्द क्यों आया इस लड़ाई के बीच में, आपको क्या लगता? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मुद्दों से, जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं इस मामले में। नहीं, ये जो भटक गए उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। मेरी बात को आप बोलने दीजिए। मिनी पाकिस्तान का जो लोग बात करते हैं वो असल में वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों की बेहतरी नहीं चाहते। वो इसको, क्योंकि मुस्लिम जो समाज है उसकी पॉपुलेशन, क्योंकि ये हमारा 10 साल से किया हुआ काम है, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, ये 26 ज़िले आते हैं जिसकी मांग है, जिसमें आपके 6 मंडल हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इनके अंदर 26 ज़िले आते हैं। अब इन 26 ज़िलों में हम लोगों ने पूरा डाटा तैयार किया 10 सालों में, करीब 30% से 32% मुस्लिम पॉपुलेशन एवरेज है। सबसे ज़्यादा रामपुर डिस्ट्रिक्ट में है करीब 50%, और सबसे कम हम जहाँ बैठे गौतम बुद्ध नगर, यहाँ 12%। तो ये जो लोग बैठे हैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जिसको हम लोग KLA सिंड्रोम बोलते हैं, ये शायद वर्ड अभी डिबेट में आया नहीं है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक तीनों चीज़ों पे कब्जा किया हुआ है। इसीलिए मैं, चूंकि बुंदेलखंड में भी अमिताभ जी सर्विस किया था, बुंदेलखंड की हालत सबसे बदतर है। वहाँ हमारे पास मिनरल हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। पूर्वांचल की भी हालत बहुत ख़राब है कंपेयर टू पश्चिम उत्तर प्रदेश। अब हमें जो कंपेयर करना है वो ये करना है कि क्या हम मिनी पाकिस्तान की बात करेंगे या भारत में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो आज भी बीमारू स्टेट है, प्रति व्यक्ति आय सिर्फ बिहार को छोड़ के हम लोग सबसे पीछे हैं आज भी।
यहाँ की जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ठीक बात। वो सब बेकार, वो सबसे घटिया स्थिति में है। तो इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बंटवारे से भारत का विकास होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास होगा, या हम हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और मिनी पाकिस्तान की बात करेंगे। पहले तो ये सवाल निश्चित करिए। ठीक 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 ठीक। सुधीर जी, राजनीति जो है ना वो सेमिनार के पेपर से नहीं चलती। ठीक, राजनीति का एक अपना व्याकरण होता है, अलग व्याकरण होता है, उस पर फिर कभी बहस करेंगे, अभी तो समय नहीं उतना। मैं इस पे एक चीज कहना नहीं, अभी नहीं, जब आएंगे दोबारा में। सुधीर जी ने कहा कि 32% मुस्लिमों की आबादी है इस 6 मंडलों के उस परिक्षेत्र में, 26 जिलों में। अगर ये उमेश यादव जी, अगर ये प्रदेश बन जाए, अगर, तो मुझे, मेरी समझ, मैं गूगल नहीं देखता इसलिए अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूं कि मेरी समझ कहती है 32% आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला राज्य शायद ही कोई हो, नहीं, जिसमें 32% मुस्लिम आबादी का घनत्व हो। जम्मू कश्मीर है आपका, जम्मू कश्मीर विशेष परिस्थिति का राज्य है, और इधर है ना, विशेष परिस्थिति का राज्य है। नहीं, वेस्ट बंगाल भी काफी ऊपर है। 32 नहीं होगा, हाँ, है ना, वो तो गूगल बताएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, ये एक मुझे लग रहा है कि जो सोम जिस ओर इशारा कर रहे हैं संगीत सोम, ये उस तरफ की लाइन है। देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, इसमें सभी लोग इस प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से अपने अपने नेता से बोल रहे हैं। किसी को नुकसान है उससे, किसी को लाभ है, और इसी तरह के बयानबाजी भी हो रही है। आप, हम लोग भी देख रहे हैं, एक दल के दो नेता बयान दे रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है, हम पूर्वांचल या 4 स्टेट्स की पहले भी बात करते रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है आदरणीय अमिताभ जी, उसमें मैं आपका की मंशा को समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। उसमें सच ये है कि सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अपने अपने नेता ढूंढ रहे हैं, और उसी तरह के बयान है। ये बयान वास्तव में अपनी अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक चीजों को देखते हुए आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और अगर इसको, जैसे कि अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हम लोग अपनी बात मैनिफेस्टो में रख के चलते हैं, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को मैनिफेस्टो में रख के चलेंगे, और ये हम लोगों का डिस्कस हुआ, और पहले भी अपने बयानों में कहते रहे। जी, ठीक बात है। संजय सिंह जी, 32% मुस्लिम आबादी का घनत्व, जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर वैली में घनत्व है मुस्लिम आबादी का, जम्मू में नहीं। ठीक, वो परिस्थिति दूसरी है, उसके ऐतिहासिक कारण है, उस बहस में मैं आज नहीं, अभी नहीं जाना चाहता कि वहां किस ढंग से जेनोसाइड हुआ, आबादी को एक पक्षीय करने की किस ढंग की कितनी जघन्य कोशिश हुई, हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ, और घाटी कैसे दशकों तक जलती रही। फिर जहां वहां जाके ये इम्बैलेंस बना पॉपुलेशन का। लेकिन 32% आबादी का घनत्व तो बहुत हो जाता है जब देश भर में मुस्लिम आबादी उसकी आधी हो। आधी नहीं, 18% तो हम मान के चलते हैं। 18 से तो आधी थोड़ी ज्यादा हो गई भाई साहब, माफ करो, आधी थोड़ी ज्यादा हो गई, 10 ग्राम ज्यादा सही, ठीक ना, तराजू तो लगाए नहीं थे। मेरे ख्याल से ये भी आगे चल के एक समस्या का कारण होगा। संजय सिंह, संजय जी, संजय, रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। और ये सवाल राजनीतिक तौर पर थोड़ा मुश्किल अभी लग सकता है, लेकिन ये सवाल व्यवहारिक तौर पर है और महत्वपूर्ण है। शायद रोहित त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। अभी दोनों लोग शायद तकनीकी समस्या हो रही कि 32% मुस्लिम आबादी का घनत्व राज्य के पूरे कैरेक्टर को बदल देगा नहीं, अगर हम माने कि ऐसा हो जाए भविष्य में। जी,
अमिताभ जी, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कोई एक अलग तरह की परिस्थिति जाएगी। जी भारत में जो लोग हैं वो भारत की जो पहचान है, बुनियाद है, उसमें आस्था रखते हैं और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी भी विकास के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रहा है और यहाँ पे समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, उसमें सभी मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का एक बराबर योगदान है। तो इसलिए ऐसा कोई मैं मान के नहीं चल रहा कि कोई विशेष तरह का राज्य बन जाएगा या कोई विशेष ऐसा आंकड़ा होगा। यहाँ सब मिलके अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जरूर कठिन हो सकती है, उसके लिए या वो क्या संकेत देना चाहते हैं ये अपनी समझ हो सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई विशेष परिस्थिति यहाँ पैदा होने वाली है। यहाँ जिस तरह से अभी जीवन यापन चल रहा है वैसे जीवन यापन चलेगा किसी भी राज्य में। बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में जो घनत्व है, मुस्लिम घनत्व आबादी का बहुत ज्यादा है, तो भी वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वहां भी सामान्य जनजीवन और विकास के काम और आम त्रिपाठी जी, जनजीवन तो ठीक ही है, जो जीवन हमें आ गया वो तो जीता ही है, वो जन है तो जीवन भी है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारत में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां जहां बेतहाशा घनत्व बढ़ा, मुस्लिम आबादी का इम्बैलेंस हुआ, जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा हुआ, वहाँ वहाँ समस्याएं पैदा हुई। ये उस किस्म की जो कानून व्यवस्था से जुड़ती हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ती हैं देश की। त्रिपाठी जी, ये इतना सरल मुद्दा नहीं है। नहीं, अब अरे भाई, आप तो ऐसी बात कर रहे हो, कोई रिपोर्ट ऐसी आई हो, कुछ ऐसा मामला हो तो अवगत करा सकते हैं आप। मेरे संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दरअसल उसके कारण दूसरे होते हैं जो हमें खोजे जाने चाहिए कि सिर्फ जनसंख्या घनत्व के आधार पर कहीं स्थितियां बदल जाती हो और कहीं ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी की या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थितियां पैदा हो रही हो, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। अगर जो होगी तो जरूर उस पर एक बार बात की जा सकती है। गृह मंत्रालय को आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उसने उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ खास इलाकों का उल्लेख किया और वहाँ बताया कि वहाँ किस तेज़ी से अप्रत्याशित ढंग से मुस्लिम आबादी का घनत्व बढ़ा और उससे जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा मस्जिदें वहाँ बन गई और बड़ी बड़ी, और पेट्रो डॉलर का हस्तक्षेप हुआ वहाँ। ठीक, तो उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी, गृह मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों को, कि स्थलीय सत्यापन यानी जमीन पर जाकर इसका सत्यापन किया जाए और केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाए। ठीक, जहाँ इस ढंग की समस्याएं पैदा होती हैं वहाँ स्थितियाँ दूसरी बनती हैं, ये सच है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर दशकों तक तनाव रहा है तो उसका एक कारण यह भी रहा, कैराना हो चाहे संभल हो चाहे अमरोहा हो, एक विषय है, इसको इतना लाइटली भी हम नहीं ले सकते। सुधीर कुमार, बनेगा नहीं बनेगा अलग का विषय है, लेकिन आबादी का बहुत असंतुलन, हर देश में आबादी का एक संतुलन होता है, मूल आबादी और बाकी धर्मों की आबादी कितनी रहेंगी। जहां ये असंतुलित हुई चीजें, भारत हो और चाहे वो इंग्लैंड हो और फ्रांस हो, फ्रांस में अभी हुई थी ना असंतुलन, तो उसका नतीजा देखा फ्रांस ने, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने देखा ना नतीजा क्या हुआ। मैं वही बात कहना चाह रहा था। देखिए, मैं आपकी बात का, अमिताभ जी, जो आप एक सवाल के ऊपर एक जो इसका एक डायरेक्शन है उस पर दबाव डाल रहे हैं लगातार कि ये मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम आबादी का घना होना, मैं इनका स्पष्ट जवाब दूंगा दो चीज़ों से आपको। पहली बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का घनत्व होने के दो बड़े कारण हैं। पहला ये कि ये आबादी जो हमारा क्षेत्र रहा है ये आक्रमणकारियों से प्रभावित रहा, तो बहुत सारे जो मुस्लिम मुग़ल टाइम में जो यहाँ अटैक हुए उससे बहुत सारे लोग यहाँ कन्वर्ट हुए। वो मूल रूप से हिंदू समाज से हैं, जैसे त्यागी भी हैं जिनको हम लोग मुस्लिम त्यागी बोलते हैं, रांगड़ हैं जो राजपूत थे, जाट भी हैं मूले जाट, तो ये लोग मूल रूप से हिंदू समाज के थे लेकिन सत्ता के कारण, दबाव के कारण कन्वर्ट हो गए। दूसरा कारण वो है पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और जो आसपास के जिनको हम लोग बीमारू स्टेट बोलते हैं, ये बीमारू स्टेटों से लोग रोजगार की तलाश में एनसीआर रीजन में आए, दिल्ली, गाजियाबाद और बाद में नोएडा बढ़ा।
उसमें चूंकि मुस्लिम आबादी के पास में ज़मीनें और जायदाद कम हैं, उनका जो माइग्रेशन हुआ ज़्यादा हुआ और वो लोग यहीं सेटल हो गए, तो इसलिए जो परसेंटेज है इन दोनों कारणों से ज़्यादा है। अब सवाल आता है कानून व्यवस्था का। जो आप कह रहे हो कि एक विशेष समाज होने से, हम इससे कतई सहमत नहीं हैं। हम 30 साल से प्रशासन में भी रह के आए और कानून व्यवस्था देखते रहे हैं। मैं डेपुटेशन भी किया कानपुर में और उसके बाद में महाराष्ट्र में। ठीक। मैं ये जानता हूँ कि मुस्लिम आबादी जो हमारे संविधान के अनुसार, उसको भी वही नियम कायदे मानने हैं जो बाकी समाज के लोगों मान। उत्तर प्रदेश में जो डॉन हुए हैं आज की डेट में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बजाय अगर आप देखेंगे डाटा, पूर्वांचल में डॉन ज़्यादा हुए हैं। तो इसका ये कारण नहीं है कि मुस्लिम समाज की यहाँ आबादी ज़्यादा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पाकिस्तान बन जाए। दूसरी चीज, लास्ट चीज जो एक और सबमिट करना चाहो 1 सेकंड में, जब ये उत्तर प्रदेश अलग बंटवारा होगा जब भी, उसमें ये जो राजनीतिक कारण है कि भाई सारे उत्तर प्रदेश में 32% अगर पश्चिम में रह रहे हैं तो राजनेता यही बन जाएंगे, यही सत्ता रहेगी, मिनी पाकिस्तान, ये सब कहीं राजनीतिक रूप से ठहरता नहीं है। आप 2014 के आंकड़े देख लीजिए, एमएलए के और एमपी के चुनाव के, 17 के देख लीजिए, 22 के देख लीजिए, कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन है ही नहीं सत्ता में, तो फिर कहां से ये बात सच हो गई? ठीक, ऐसे फोन उठा के अपने ऐसे ही तर्क फ्रांस के प्रधानमंत्री देते थे, ज्ञान की बातें करते थे दुनिया भर में, क्या कि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, देश होगा और देश होगा और सब सद्भाव से चलेगा। फ्रांस ने अपने जन्म से लेकर आज तक की सबसे बड़ी बदहाली, बदहवासी और हिंसा झेली। अभी रिसेंटली फ्रांस का पूरा चरित्र बदल कर रह गया। इस्तीफा देने की स्थिति आ गई। बोला हाँ हम गलत थे, उसके प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम नहीं समझ पाए, हमारी पॉलिसी यूटोपिया पर आधारित थी। नहीं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा। वहां क्या स्थिति बनी? सड़क पर रक्तपात हो गया। मैंने जो कहा, हर स्थान पर एक मूल आबादी का घनत्व जब तक व्यवस्थित रहेगा तब तक उस स्थान पर सुरक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा गारंटी रहेगी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, भारत हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कोई हो, ये जान लीजिए। अन्यथा संकट पैदा होगा। ग्लोबल जो परिदृश्य है वो भी हमको यही बता रहा है। खैर संजय सिंह, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक लास्ट सवाल आपसे। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के अपक्ष में है या नहीं, एक, और अगर नहीं तो उसके केंद्र के मंत्री स्तर के लोग इस बात को हवा क्यों दे रहे हैं, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3-4 महीने बचे। संजय जी देखिए, स्पष्ट लफ्जों में जी हमारे केंद्रीय मंत्री का ये व्यक्तिगत बयान था। भारतीय जनता पार्टी अभी किसी भी प्रकार के छोटे राज्यों का परिप्रेक्ष्य लेकर इस चुनाव में उसका कोई मुद्दा नहीं है, और न ही अभी इस विषय पर कोई संकेत मिले हैं कि ऐसे विचार को रखने चाहिए। ऐसे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस विचार की रही है कि छोटे राज्य होने से विकास होते हैं, और हो सकता है कि उसी को संदर्भित सोचते हुए हमारे माननीय सांसद जी ने इसके ऊपर विचार दिया है। स्पष्ट लफ्जों में यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही विचार है जी। वो सांसद ने, वो मंत्री हैं, सांसद केवल होते तो मैं सस्ते में भी ले लेता, उनकी बात पे उतना 1 घंटा नहीं, मैं आधे घंटा चर्चा करता। वो मंत्री हैं भैया, और चौधरी अजीत सिंह को हरा के आए हैं, छोटे नेता हैं। पश्चिम में चरण सिंह के लड़के को हरा के आए हैं, छोटी बात नहीं है। ठीक है रोहित बाबू, अब इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और वो इस बात की संभावना जानते हैं। बता तो रहे हैं अमिताभ जी वो कि संजीव बालियान की क्या हैसियत है भाजपा में, है ना। अब संजय सिंह बता तो रहे हैं भाजपा में क्या हैसियत है संजीव बालियान की। अब इससे ज्यादा भी कुछ बचा है क्या? नहीं, वो करे निजी बयान है, हैसियत पर नहीं कुछ करे, निजी मामला। देखिए आप केंद्रीय मंत्री की क्या हैसियत है, हमने इनको निजी विचार, निजी बयान बताया है। वो तो ये बता ही रहे, संजय सिंह संजीव बालियान तो भारी नेता है, क्योंकि संजय सिंह के आगे स्ट्रिंग लगा है।
अरे भाई ये ठाकुर नेता है, ठाकुर नेता है, संजय सिंह ठाकुर हैं, तो ये तो बयान दे सकते हैं संजीव बालियान के ऊपर, इनको पूरा अधिकार है। संजय सिंह भाई आप लोग फिर संघर्ष में उतर गए, इसलिए वो पूरा बयान दे सकते हैं, संजीव बालियान की हैसियत बता सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह ठाकुर हैं, और संजय सिंह ठाकुर हैं इसलिए वो पूरी हैसियत संजीव बालियान की बता सकते हैं, क्योंकि संजीव बालियान जाट समाज से आते हैं। जाट समाज की क्या हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में, ये संजय सिंह ने यहाँ पे आपके चैनल पे बताई, ये आपके चैनल पे बताई। एक ठाकुर नेता ने, संजय सिंह ने, ये हैसियत जाट समाज की भारतीय जनता पार्टी में क्या है, अभी बताए संजय सिंह ने कि उनके द्वारा किए गए हर व्यक्ति का बयान व्यक्तिगत है, केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान व्यक्तिगत है, क्योंकि संजीव बालियान ठाकुर बिरादरी से नहीं आते हैं। अगर वो ठाकुर बिरादरी से आते तो क्या संजय सिंह की हैसियत थी कि वो कह देते कि उनका व्यक्तिगत बयान है? अरे भाई साहब आप बता रहे हो, ये तो आप बता रहे हो चैनल पे कि केंद्रीय राज्य मंत्री की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं भारतीय जनता पार्टी में। केंद्रीय राज्य मंत्री जो बयान देता है उसकी कोई, अरे रुक जाओ भाई, दोनों लोग रुको, दोनों लोग रुको, समय खत्म हो गया। लेकिन एक स्पष्टीकरण मैं दे दूं रोहित अग्रवाल को, वो कंफ्यूज करके सिंह देख के संजय सिंह भूमियार हैं, ठाकुर नहीं है, इसलिए कोर्स करेक्शन कर लो। अब थ्योरी पलट गई, अब थ्योरी पलट गई, अब पलट गई थ्योरी, इसीलिए मैंने कहा वक्त खराब है। अब सबको रोकेंगे, सबको रोकेंगे, नहीं ये भूमियार भी बता सकता है, सबको इन्होंने बताया संजय बालियान। मैंने ठीक, आप अब आगे बात, मैंने कहा खगोलीय, संजय बाबू आगे बात, मैंने कहा था शुरुआत में, आप लोग हाथ से समझे उसको, खगोलीय स्थिति ठीक नहीं है राजनेताओं के लिए। क्या आपके संदर्भ गलत निकलेंगे, आपके अनुमान गलत निकलेंगे, आपके बयान उल्टे पड़ जाएंगे, ये वक्त खराब है। इसीलिए मैंने राहुल जी का उदाहरण दिया ना, उन्होंने कहा जितनी आबादी गिन लो उतना ही देंगे। क्या अब मान लीजिए कोई कश्मीरी ब्राह्मण गिने तो कितने निकलेंगे? पारसी लुप्त प्राय है, क्रिश्चियन और भी कम है, तब क्या हिस्सेदारी मिलेगी उनको बताओ? ये बड़ी समस्या नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं सब लोग बोलो। अब केशव बाबू प्रसाद जी ने अगर ये कहा कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि जाति की गिनती हो जाए, जात गिनी जाए, अब होता क्या है, ये राजनेता बड़ी सुविधा से वो होता शतरंज में ढाईगर आगे ढाईगर पीछे चलते हैं, राजनेता भी बोले भाई अपनी बिरादरी में मैसेज भी चला जाए और बवाल में भी ना फंसूं। यही काम बालियान ने किया मेरठ में, उन्हें राजधानी भी बना दी, घोषित कर दी मेरठ। क्या हो सकता है कुछ लोग वहां बिल्डर लग जाएं कि नई विधानसभा बनाने का ठेका कहां से मिलेगा? क्या हाँ, और कुछ लोग अपना कुर्ता उर्ता सिला लेंगे, हम भी विधायक हो जाएंगे। लेकिन फिर वो जान गए तो उनने एक उसमें राइडर जोड़ दिया, व्यक्तिगत राय। केशव जी ने कहा कि जाति गिननी चाहिए, जातिगत जनगणना हो चाहिए, फिर उनका कहीं बवाल ना हो, तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा ये निजी विचार है। भारत में आधी समस्या तो ये निजी विचार और सार्वजनिक विचार के बीच में है। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, ना विचार ना आचार। मेरी बात से हो सकता है आप लोग यहां सहमत नहीं हो, लेकिन मैं मानता हूं, जनता भी नहीं मानती। आप शराब पीते हुए, कपड़े फाड़ते हुए, चौराहे पर हंगामा करते हुए मिलो और बाद में कह दो मेरा निजी आचरण था, कोई बात हुई? आप सार्वजनिक जीवन में क्यों है? अपने घर बैठिए, फिर निजी करिए सारा काम, फिर सार्वजनिक का मसला ही नहीं। आप बैंक में क्लर्क हो जाइए। मंत्री भी होना है, सांसद भी होना है, विधायक भी होना है, जिला अध्यक्ष, महाअध्यक्ष सब बनना है, और फिर काम ऐसे करने बोले जी तो निजी था, ये नहीं चलेगा ना। फिर पार्टियों को भी चाहिए कि अपने नेताओं को ये ट्रेनिंग दें, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराएं कि भाई साहब निजी ज्यादा नहीं किया करो। क्या निजी का मामला घर तक रखो, बाल बच्चों तक,
अभी जयंत चौधरी 15 लोकसभा सीटों के पर कैंपेन में निकल रहे हैं। अभी पूछेंगे तो वो कहेंगे तो हमारी पार्टी का निजी मामला, इसके गठबंधन से कोई लेना देना नहीं। क्या ये निजी का ही खेल बड़ा खराब है? आप एक तीर से जो शिकार करना चाहते हो, मैसेज भी दे दिया, ये बाहर बता के कि 15 सीटें केबी त्रिपाठी की पार्टी को, अखिलेश यादव की पार्टी को मैसेज दे दिया कि 15 हमारे लिए छोड़ के रखना भैया, हल्के मत लेना। क्या त्रिपाठी जी? और जब वेणुगोपाल पूछेंगे तो कह देंगे भी तुम गठबंधन मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, पार्टी का निजी कार्यक्रम है। ये निजी का घालमेल नहीं चलेगा। और एक सैद्धांतिक बात यह भी है कि छोटे राज्य विकास की गारंटी हैं, सुव्यवस्थित प्रबंधन की गारंटी हैं। ये धारणा भारत में बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। मैं भी इस पक्ष में था। जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में आंदोलन चल रहे थे राज्य निर्माण के, तो मैं भी ये मानता था कि बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैंने बाद में देखा, तो मैंने एक बार कहा था कि उत्तराखंड में सिवाय 70 विधायकों के लिए इंतजाम होने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित बाबू, क्या 70 लोग विधायक हो गए? यूपी में रहते तो नहीं होते 70, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं हुआ। क्या लूट खसोट, गड़बड़, घोटाला सब हो रहा है। क्या और कर्ज में डूबा जा रहा है सूबा वो अलग। झारखंड, अब नहीं आएंगे, झारखंड सबसे संपन्न राज्य है संपदा के मामले में भारत में, उसके बराबर संपन्नता किसी के पास नहीं। लेकिन आपको पता है जब से छोटा राज्य बना, वहां का सबसे समृद्ध धरती, त्रिपाठी जी अभी आप ही की सरकार है गठबंधन की, सबसे संपन्न धरती और सबसे गरीब आदमी, छोटे राज्य। गूगल देख लीजिएगा, झारखंड में खनिज संपदा उसको देश का सबसे संपन्न राज्य बनाती है। क्या और उसकी आबादी में प्रति व्यक्ति सबसे कमजोर है इन आय। बोले जी नहीं, वो तो झारखंड अलग बनेगा तभी कल्याण होगा, बिहार के साथ कल्याण नहीं हो सकता। क्या कल्याण हुआ? बिहार के साथ रहता तो होता कि नहीं होता, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ रहा, लेकिन वहां से भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? अभी एक आकलन आया था जिसमें मैं देख रहा था कि जो 5 राज्य चुनाव में जा रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी है, एक तेलंगाना भी है। 2 छोटे राज्य हैं जो अलग बने बड़े राज्यों से। त्रिपाठी जी, बड़े राज्य भी वो उसी रास्ते, लेकिन छोटों का बता रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। वो सबसे ज्यादा कर्ज लेके चुनाव में जा रहे हैं। यानी अगर वो सरकार रिपीट नहीं हुई तो जो नई सरकार आएगी वो कर्ज में डूबे हुए राज्य में शपथ लेगी। क्या ये स्थिति है? क्यों? आपके पास तो छोटा राज्य है, आबादी का बोझ उतना नहीं है ना। छत्तीसगढ़ भी संपन्न राज्य है खनिज की दृष्टि से, इसलिए मैं इस बात के पक्ष में नहीं। हाँ, ये सब बातें ठीक है कि भौगोलिक दूरी वाली बात मुझे समझ में आती है कि 780 किलोमीटर दूर इलाहाबाद आदमी क्यों जाए, या हाई कोर्ट की एक ब्रांच, एक शाखा हमने लखनऊ में एक पीठ स्थापित की, पश्चिम में क्यों नहीं हो सकती? पश्चिम में होनी चाहिए। इसके लिए यहां के वकील मांग करते रहे, कई बार हंगामा हुआ, और अभी हापुड़ में जो लाठीचार्ज हो गया था, जो तनाव फैल गया था, उसके पीछे भी यही सब था। मेरा मानना है कि जनता को प्रशासनिक सहूलियतों के लिए विकेंद्रीकरण करना भी उतना ही मददगार हो जाता है। आम आदमी की जीवन में सहूलियत आ जाए, अगर उसका हाई कोर्ट उसके 100 किलोमीटर की रेंज में आ जाए, बात खत्म हो जाएगी। मेरठ में हाई कोर्ट क्यों नहीं हो सकता? आगरा में क्यों नहीं हो सकता? दोनों जगह के लिए कई बार सर्वे हुए, कई बार बातें हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा था इस विषय को, लेकिन चीजें परवान नहीं चढ़ी।
और पश्चिम ने एक प्रधानमंत्री दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, और कई लंबे समय तक केंद्र में प्रभावशाली मंत्री अजीत सिंह रहे। फिर पश्चिम को मांगना क्यों पड़ रहा है जब देने वाले रह लिए वहीं से? ये बड़ा प्रश्न है। अजीत सिंह जी इतने प्रभावशाली मंत्री रहे केंद्र में 10 वर्षों तक कि वो चाहते तो हाईकोर्ट आ जाता, प्रयास करते तो पश्चिम में एक बड़ी समस्या दूर हो जाती लाखों लोगों की, और वो चाह लेते मन से और अड़ जाते तो केंद्र को सरकार बचानी होती अगर नरसिंह राव को, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य भी बन जाता। तब उसके लिए हरित प्रदेश का आंदोलन नहीं चलाना पड़ता, बन ही जाता, क्योंकि मुझे पता है जो जो उन्होंने चाहा वो हो गया। एक नाम परिवर्तन चाहा था उन्होंने, 24 घंटे में हो गया था। 24 घंटे में क्या उन्होंने अहमद पटेल के सामने शर्त रखी और 24 घंटे में हो गया। एक के लिए जेट सिक्योरिटी चाहिए थी, वो 18 घंटे में हो गई थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसके लिए मांगी थी क्या, लेकिन हाईकोर्ट के लिए नहीं अड़े थे, प्रत्येक राज्य के लिए नहीं अड़े। संजीव बालियान अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह को हरा के आए, ठीक बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अजीत सिंह बहुत बड़ा चेहरा थे पश्चिम की राजनीति के, और उस इलाके के सबसे बड़े नेता चरण सिंह के बेटे थे। वो चाहते तो कर सकते थे। संजीव बालियान उस स्थिति में नहीं है कि वो जो चाहे सो करा ले, नहीं, लेकिन अजीत सिंह रहे लेकिन नहीं हुआ, ये कष्ट का कारण है। यहां से हमको नेताओं की वाणी और आचार के अंतर समझनी चाहिए। वो मंच से बोलते क्या हैं और जब उनके हाथ में कलम होती, ताकत होती है, तो करते क्या है। धन्यवाद।